हाँ सही है सर। अच्छा, एक तो सबसे पहले ये कि एक ज़रा सिंपल सी कन्फ्यूजन थी, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट जो का काम करते रहे, आप उसमें क्या करते थे, कोई ना कोई की प्रेस करते हैं आप, जिसकी वजह से आपकी जो यहाँ पे फॉर्म्स, लास्ट टाइम हम किस पे काम कर रहे थे, इस पे आई थिंक, हाँ जी। तो कोई भी आप इसके अंदर फाइल बनाते हैं ना, तो आप दूसरे प्रोग्राम में क्या कहते हैं, कोई की प्रेस करते हैं जिससे आपकी फाइल कंपाइल होती है और रन हो जाती है। इसके अंदर अगर आपने अपनी आउटपुट देखनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फाइल आप बना रहे हैं उसी फाइल को आपको क्रोम में ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे forms.html मैंने यहाँ पे ओपन की है, तो उसी को उठा के मैंने ड्रैग करके क्रोम के ऊपर ड्रॉप किया, तो वही फाइल मेरी यहाँ पे ओपन हो गई है। तो इस तरह से आपने करना है, दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे सेव करते जाएं, और यहाँ पे जो है उसका प्रीव्यू रीलोड करके देखते जाएं। इस तरह से आपने इसके ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं है कि कोई आप की प्रेस करेंगे और उसका वो जो उसने रन हो जाए, क्योंकि इसके अंदर कंपाइलेशन तो कोई है ही नहीं। ये जो हमारा वेब पेज है, इसके अंदर अगर वो जावास्क्रिप्ट रन हो भी रही होती है, तो वो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, वो साथ साथ रन होती है। तो उसे आपने जस्ट क्रोम के अंदर ओपन करना है, तो जो भी आप यहाँ पे कोड करेंगे ना लेफ्ट साइड पे, जो मैं दिखा रहा हूँ, उसी तरह से राइट साइड पे जैसे मैंने क्रोम में ओपन किया हुआ है, वहाँ पे उसका प्रीव्यू जो है आपको नजर आता जाएगा। कोई और की नहीं है जिसके जरिए से आपने उसे रन करना है। दूसरी चीज ये कि अगर आप नोटपैड पे काम कर रहे हैं, तो उस पर काम करना जरा सा मुश्किल होता है, क्योंकि टैग जो है ऑटोमेटिकली वो क्लोज नहीं करता। लेकिन सारा का सारा काम सेम टू सेम है, अगर आप नोटपैड पे भी किसी वजह से कर रहे हैं, इवन तो मुश्किल होता है करना, लेकिन अगर आप उस तरह से आपको आसान लग रहा है और आप कर रहे हैं, तो जो कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही कोड आपने वहाँ पे भी लिखना है। चाहे आप नोटपैड इस्तेमाल करें, आप इसके अंदर चाहे कौन से पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर सबलाइम इस्तेमाल करें, और इस तरह के जितने भी हैं, मतलब नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लें, उन सब में कोड सेम है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, एक तो चंद एक पिछले हमारे लेक्चर से चीज़ें रह गई थी, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा काम हमने ये करना है। हमारे भी वैसे जो है ये नोटपैड पे लिखने वाला काम ज़्यादा अच्छा नहीं है, इससे लाइक हमें जो है वो टैग्स क्योंकि हमने खुद ही लिखने होते हैं तो हमें वो याद भी हो जाते हैं। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है उसकी। बस उसके अंदर इशू, जो रेगुलर नोट पैड है, उसके अंदर इशू सिर्फ ये है कि वो अगर आपकी कोई टैग क्लोज होने से रह जाती है ना, तो वो बड़ी देर तक आपको उसके अंदर ट्रबल शूट करना पड़ेगा, और वो आपको किसी तरह से हेल्प नहीं कर सकेगा। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि उसको जब आपने सेव करना है, तो UTF-8 फॉर्मेट में सेव करना है। वो जो विंडोज़ का अपना फॉर्मेट है ना, उसके अंदर आपने टेक्स्ट फाइल को अगर आप सेव करेंगे, तो बाद का पेज नहीं भी ओपन होता। तो ये एक दो चीज़ों का बस आप ख्याल रख लें, बाकी उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल आप उसको अच्छा, इस्तेमाल मैंने किया था यूज़ ना नोटपैड, जब मतलब थोड़ा-सा एचटीएमएल का देख रही थी ना मैं, हाँ तो जी। उसमें ये था कि मैं जो फ़ाइल जब सेव करती थी तो वो डायरेक्ट एचटीएमएल की ही मतलब एक्सटेंशन के साथ सेव सेव करती थी, तो ये भी प्रैक्टिस सही है क्या? HTML के एक्सटेंशन से डायरेक्ट सेव हो जाती थी आपकी फाइल? जी, आराम से, और फिर वो रन भी जाती थी। मतलब ब्राउज़र के ऊपर वो ओपन हो जाता था। अच्छा, वैसे अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन बाज़ औक़ात हो सकता है आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की हो कि उसमें प्रॉपर सेट बैठ गया हो। तो पॉसिबल है, ट्राई करके देख लें, लेकिन मतलब ये है कि आगे जाके फिर आपको इवेंचुअली काम करना पड़ेगा इस तरह के एडिटर्स के अंदर। तो इसके भी ज़रा काफ़ी सारे ट्रिक्स होते हैं, जो कि अगर पहले से आप कर लें, तो ज़रा ज़्यादा आसानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि 5 लेट्स से इनपुट जो है मैंने एंटर करनी है, तो एक तो मैंने आपको पूरा तरीका कार बताया गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसके अंदर वो सारा कुछ जो है वो लिखना होता है। लेकिन मैं अगर इसके अंदर जस्ट इनपुट, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर इनपुट करे वो, जिनकी टाइप वो रखे टेक्स्ट, और इस तरह की उनकी आईडी जो है वो रख दे इनपुट और डॉलर साइन, और इस तरह की 12 वो इनपुट्स बना दे। मैंने सेव किया है, और ये देखें 12 उसने इनपुट्स एक ही चंद सेकंड मुझे लगे हैं, और 12 इनपुट्स बन गई हैं। और भी इस तरह के मतलब ये बेशुमार। HTML की अहमद भाई ये कमांड है HTML की है?
नहीं, ये कमांड HTML की नहीं, ये एक ना चंद एक फैसिलिटीज हैं जो कि अगर आप सबलाइम में या VS कोड या जो एटम है, इन सब एडिटर्स के अंदर ये कॉमन है। ये भी मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। ये इनके अंदर आप इस तरह के ट्रिक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से कोड लिखना बहुत आसान हो जाता है। मतलब आमतौर पे हमने हज़ारों लाइंस का कोड एक सिंपल से सॉफ्टवेयर के अंदर भी इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए फिर ये इस तरह के जो एडिटर्स हैं वो बड़ा काम देते हैं। खैर, ये तो एक साइड टॉपिक था। आज का टॉपिक ज़रा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फॉर्म की मैंने सबसे पहले तो कहा था कि थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। कोई भी फॉर्म अगर आप बनाते हैं, फॉर्म हम क्यों बनाते हैं? सबसे पहले इंटरेक्शन के लिए। अगर आप फॉर्म उसके अपनी ऐप के अंदर नहीं ऐड करेंगे तो आप यूज़र से कोई इनपुट नहीं ले सकते। अगर आप यूज़र से इनपुट नहीं ले सकते तो आपकी जो ऐप है वो एक तरह की डॉक्यूमेंट की हैसियत तो रख सकती है, एक एप्लीकेशन आप उसे नहीं कह सकते। एप्लीकेशन तो वही होती है ना जिसके अंदर यूज़र कुछ इनपुट देता है, उसके हिसाब से आप उसे आउटपुट देते हैं, फिर कुछ यूज़र और इनपुट देता है, फिर आप आउटपुट देते हैं। इनपुट्स जो हैं हम आमतौर पर टेक्स्ट बॉक्सेज और क्लिक्स वगैरह की सूरत में मौसूल करते हैं यूज़र से, और वो जो हमारी इनपुट्स हैं उसके लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं हम उसे फॉर्म कहते हैं। फॉर्म की का तरीकाकार क्या है? फॉर्म की एक आपने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगानी होती है। उसके अंदर फिर आप डिफरेंट टैग्स के ज़रिए से जो है अपना फॉर्म बनाते हैं। हर एक इनपुट के साथ हम आमतौर पे एक लेबल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी, मैं इसको सेव किया है, फॉर्म मैंने बनाया है, कुछ भी फॉर्म डिस्प्ले नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं एक लेबल दूंगा और लेबल में दे देता हूँ फुल नेम का। फॉर्म का नाम मैं रख देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस तरह की एक मैंने असाइनमेंट भी दी थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए इसी के ऊपर हम आज प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमारा नया है, उसको ज़रा आपने गौर से अच्छा सुनना, ज़रा समझने वाला हमाद टॉपिक है। भाई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपने जो हमें पीपीटी की फाइल दी थी ना, उसमें वो जी बटन के कमांड्स उसमें जाहिर नहीं थे ना, तो वो मैं कोशिश बड़ी की कि वो मिल जाते तो मैं उसको थोड़ा सा समझ कर करता। हाँ, वो बाद में बिल्कुल आपने मुझे बताया था, मैंने देखा भी था, उसके अंदर मिसिंग थे, तो वो भी इसी के अंदर इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं इनपुट टाइप लिख देता हूँ इसकी टेक्स्ट। ठीक है, सेव किया और ये बॉक्स जो है सामने आ गया। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इनको ना मैं पैराग्राफ के अंदर, अच्छा, ये अगर हम लेबल ना लिखें तब भी ये तो लिख लेता है ना? हाँ जी, लेबल ना लिखें फिर भी वो फुल नेम तो आ जाता है जो लिखा सेव हुआ है मैंने बीच किया है, में। तो यहाँ पे ये जो फुल नेम लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आ जाता है। लेकिन इसके अंदर ना मसला ये क्या होगा कि फॉर की टैग, सॉरी, फॉर का एट्रीब्यूट मैंने अभी बताया था ना आपको कि फॉर के एट्रीब्यूट से हम क्या करते हैं, जो हमारा ये लेबल है इसको हम अपनी इनपुट के साथ लिंक कर लेते हैं। अगर आप इनके साथ लेबल नहीं लगाएंगे तो आप उसे उसके साथ लिंक नहीं कर सकते। उसका एक इस्तेमाल तो मैंने बताया था कि मोबाइल के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो अक्सर आप चाहते हैं कि लेबल पे आप क्लिक करें और इनपुट पे क्लिक हो जाए। ऑब्वियसली अगर कोई बंदा फुल नेम के लेबल पे क्लिक कर रहा है तो एक्चुअली उसका मकसद लेबल पे क्लिक करना तो नहीं है, यहाँ पे क्लिक करने से तो कुछ भी नहीं होता। असल में उसका मकसद क्या है कि वो उसकी इनपुट जो है उसके ऊपर क्लिक करे। तो एक तो वो फॉर वाला जो सिलसिला है वो हम यूज़ नहीं कर सकते उसके अंदर। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारे कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि ये एक सिंपल टेक्स्ट ही नहीं है, ये एक्चुअली एक लेबल है। तो बेहतर तरीकाकार ये है कि जितने भी आप फॉर्म के अंदर लेबल्स लगाएं ना, लेबल बेसिकली क्या होता है, इनपुट के ऊपर आप लिख देते हैं कि भाई ये जो इनपुट है ना ये एक्चुअली इस चीज़ के लिए। तो उसके साथ आप लेबल की टैग लाजमन यूज़ करें। अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो वक्ती तौर पे देखने में कोई फ़र्क नहीं फील होगा आपको। HTML ना बड़ी फॉरगिविंग लैंग्वेज है, जो फ़ायदा भी देती है एक तरह से कि प्रोग्रामिंग इसके अंदर आसान हो जाती है, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर पैदा होते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो फ़र्क कोई नहीं नज़र आएगा, लेकिन फिर बाद में जाके आपको प्रॉब्लम्स पेश आएंगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको इस तरह से प्रॉपर लेबल दे के ही काम करें। अच्छा, ये मैंने एक नेम की इनपुट कर दी। इसके बाद हमने देखा था कि पासवर्ड अगर हम एंटर करना चाहते हैं तो मैं पैराग्राफ के अंदर ही ना लेबल पासवर्ड या चूज पासवर्ड, और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप इसको पासवर्ड दे देता हूँ। ये हो गया, और इसके अलावा एक कंफर्म पासवर्ड भी होता है। भाई आप पैराग्राफ का टैग क्यों इस्तेमाल साथ कर रहे हैं? जी मैं बताता हूँ अभी। जी, इस तरह के क्वेश्चन साथ साथ मेरे से करते रहें, जहाँ पे भी कोई चीज़ मिस कर जाता हूँ बताना, या मैंने बताई हो और क्लियर ना हुई हो तो वो लाजमन आप पूछें। ये जो पैराग्राफ की टैग है साथ साथ, जी
सेक्शन क्यों नहीं यूज कर रहे पैराग्राफ की जगह आप? सेक्शंस वाली टैग जो है, एक तो सेक्शन टैग, हेडर और ये सारी जो है ना सिमेंटिक टैग्स है, ये भी हमने पढ़ी नहीं है। इसके अलावा डिव भी है जो कि यूज़ हो सकती है यहाँ पे। वो सारी टैग्स जो कि मैंने पढ़ी नहीं है, ये एक ना मैं फिल वक्त डिव का अल्टरनेट यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे लेबल और इनपुट है ना, ये अलग-अलग ग्रुप हो जाए और अपनी अपनी लाइन पे डिस्प्ले हो। आगे जाके हम इसके लिए डिव यूज़ कर सकते हैं या सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त ये एक आप समझ लें कि वर्क अराउंड है जो कि मैंने इस्तेमाल किया ताकि हमारी ये जो डिफरेंट इनपुट्स हैं ये एक तो अपने लेबल के साथ ग्रुप हो जाए और बाकी इनपुट से ना ज़रा अलहदा थोड़ा सी उसके अंदर स्पेसिंग आ जाती है, थोड़ी सी रीडेबिलिटी भाई आसान हो इसके जाती लिए तो बियर टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। है। हाँ, दूसरा बियर टैग जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ना आपकी ग्रुपिंग नहीं होती। बियर टैग तो से div तो जो inline लाइन के लिए नहीं है? जी अच्छा, पंखा एक मिनट, ज़रा पंखे से ज़रा अगर आप परे हो जाए तो पंखे की आवाज़ आती है। inline पाएगा। देखिए ये अगर मैं इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ ना, इसके दरमियान बी आर की टैग यूज़ कर देता हूँ, तो वो भी ज़रा देख लेते हैं। बी आर की टैग से क्या होगा, ये लेबल हमारा यहाँ पे, तो ये इस तरह का थोड़ा सा आ जाता है जिसके अंदर ज़्यादा प्रॉपर स्पेसिंग जो है शो नहीं हो रही होती। तो इस वजह से मैं बी आर की टैग को अवॉइड कर रहा था, वरना बी आर की टैग भी फिल वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? आज बस फिल वक्त मैं पैराग्राफ की टैग्स ही यूज़ कर रहा हूँ इनकी ग्रुपिंग के लिए, ज़रा क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज़ किसके साथ है। अदरवाइज हम आगे जाके जो है डिव की टैग जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पासवर्ड हो गया, ईमेल इसके अलावा हो गया। ईमेल के लिए अगर आपको याद हो, हम एक ख़ास एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, इनपुट की ही टैग हम यूज़ करते हैं, लेकिन टाइप जो है उसकी हम क्या रखते हैं, ईमेल। इसका फ़ायदा क्या है? आज का हमारा टॉपिक भी एक्चुअली इसी बारे में है, वैलिडेशन के बारे में। कोई भी प्रोग्राम जब आप डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो आपने लेनी होती है यूज़र से इनपुट। अब यूज़र जो है वो बाज़-औक़ात गलती से, बाज़-औक़ात जानबूझ के कोई भी इनपुट उसके अंदर एंटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल फुल नेम है, फुल नेम के अंदर मैंने बैकएंड पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि क्या करता है, जहाँ पे स्पेस आ रही होती है ना, वहाँ से हमारे पहले नेम को और लास्ट नेम को अलग कर देता है। इसी तरह से किसी की एज है तो उसकी एज, डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन करके उसकी एज निकाल लेता है। अब लेट्स से कोई बंदा ऐसा करता है कि वो अपनी एज में जाके ना अपना फुल नेम लिख देता है। अब मैंने बैकएंड पे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग का, जिसके जरिए से वो क्या करता है, डेट ऑफ बर्थ से एज निकाल रहा है। अब डेट ऑफ बर्थ में नंबर की जगह उसे क्या मिल गया, नेम मिल गया। तो शायद आप लोगों ने सी प्लस प्लस के या जावा के प्रोग्राम्स में भी ये चीज़ ट्राई की हो कि जहाँ पे नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप कुछ और एंटर कर दें तो वो प्रोग्राम जो है मिसबिहेव करता है। अब इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ना हम क्या करते हैं, अपने जितने भी फॉर्म्स हैं उनके ऊपर वैलिडेशन लगाते हैं। वैलिडेशन क्या होती है कि आपने चेक करना होता है हर इनपुट को कि इनपुट वैलिड भी है या नहीं, जो इनपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरह की इनपुट है या नहीं। उसके लिए हम क्या कहते हैं, डिफरेंट तरह के तरीकेकार यूज करते हैं। वो हमारा आज का एक्चुअली टॉपिक है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे आया पैराग्राफ टैग। अच्छा, वो मैंने बता दिया क्यों यूज कर रहा था, यानी ग्रुप करने के लिए और स्पेसिंग के लिए। पैराग्राफ टैग वैसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन अभी चूंकि हमने आगे की टैग्स पढ़ी नहीं है तो इसलिए मैं पैराग्राफ की टैग यूज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब हम जरा आ जाते हैं, एक और मैं बटन यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ पैराग्राफ की टैग के अंदर ही, इनपुट टाइप सबमिट। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये एक ऐसा बटन है जिसके ज़रिए से आप फॉर्म की जितनी भी वैल्यूज़ आपने एंटर कर ली हैं वो आप सेव करते हैं या बैक एंड पे भेजते हैं, जो भी आप उसे कह लें, उसके लिए हम ये बटन यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने नेम में मैं जो मर्जी ऐड कर देता हूँ, पासवर्ड में जो मर्जी ऐड कर देता हूँ। पासवर्ड का देखें, चूँकि मैंने टाइप पासवर्ड रखी थी तो वो इस तरह से डॉट शो कर रहा है। इनके अंदर अगर मैं इस तरह का कुछ ऐड करता हूँ तो सबमिट करके देखता हूँ, बाकी सारे को उसने इतराज़ नहीं किया। ये जी एफ डी 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 जी एफ जो भी है तो कह रहा है कि हो सकता है किसी बंदे का ऐसा नाम हो, लेट्स सपोज, तो चलें वो एक्सेप्ट कर लिया उसने। पासवर्ड जो है
जो भी हम एंटर करें वो तो एक्सेप्ट कर ही लेता है। ईमेल का उसने कहा है कि भाई ये मैंने नहीं कबूल करना, ईमेल जो है उसके अंदर ऐड का साइन होता है, ये तो मुझे इस तरह की ईमेल तो मैंने कभी देखी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड का साइन लगा देता हूँ, सबमिट करता हूँ, फिर भी वो कह रहा है कि ऐड साइन के दोनों तरफ कुछ ना कुछ होता है, चलिए इसके बाद भी मैं कुछ एंटर कर देता हूँ, और अब जाके उसने जो है क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है वैलिडेशन। वैसे ये तो पासवर्ड में भी जैसे कंफर्म और चूज पासवर्ड को दोनों को सेम मिले तो फिर कंफर्म वो करे ना सर। बिल्कुल, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं हमने आज देखी हैं। इवन तो ये वाली जो ये ख़ास आपने चीज़ बताई है ये लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन मतलब यही सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमने चेक करनी होती है फॉर्म सबमिट करने से पहले। अच्छा जी, तो ये ईमेल का तो ये एक हो गया। इसके अलावा लेट्स से कि आपने कोई नंबर इनपुट करवाने एज के लिए, पैराग्राफ की टैग इसी तरह से मैंने बनाई, लेबल एज या एंटर एज, और यहाँ पे मैं कह लेता हूँ इनपुट टाइप नंबर सेव। अच्छा, यहाँ पे अब अगर मैं कोई भी मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर ABC टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो नहीं मुझे करने देगा, यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर ही टाइप करूँगा तो वो टाइप करेगा। ये एक और तरह की वैलिडेशन हो गई कि अगर आपने कहीं पे नंबर एंटर करवाने है तो आप क्या करेंगे, उसकी टाइप नंबर रख देंगे। अगर आपने ईमेल करना है तो आप उसकी टाइप ईमेल रख देंगे। तो टाइप से आप कुछ हद तक वैलिडेशन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये एक लिमिट तक वैलिडेशन है। इसके बाद आ जाता है एक और प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि कोई वैल्यू जो है ना, SQL लास्ट सेमेस्टर में बाद लोगों ने पढ़ा होगा, बाद लोग इस सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। डेटाबेस के अंदर ना बाज़ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि हम नल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे किसी को ऑप्शन देना है कि भाई वो रजिस्टर कर ले, और रजिस्टर करके वो लॉगिन किया करेगा ईमेल की बेस पे। अब लेट्स सपोज कि एक बंदा ईमेल ही नहीं एंटर करता अपनी यहाँ पे और सबमिट करता है, वो मेरे पास रजिस्टर भी हो गया क्योंकि मेरा फॉर्म तो हो गया सबमिट। वो बंदा मेरे पास रजिस्टर हो गया, वो लॉगिन कैसे करेगा? तो मतलब उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, वो हमारा फिर डेटाबेस जो है वो मिसबिहेव करेगा। एमबीसी फ्रेमवर्क हम आगे जाके लर्न करेंगे। तो अगर आप कहेंगे विल वी लर्न एमबीसी, यस वी विल, लेकिन राइट नाउ अभी हम HTML पे चुके, तो वो तो आगे का टॉपिक है, आपके इल्म में होगा अगर आपने एमबीसी कोई भी पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने PHP वालों को कवर करवाना है लारावेल और कोड इग्नाइटर। एक्चुअली कोड इग्नाइटर कवर करवाएंगे, अगर लारावेल मखसूस रिक्वायरमेंट हुई किसी के प्रोजेक्ट की तो वो करेंगे। C# वाले ज़्यादातर ASP पे ही काम करते हैं, वही फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, तो वो उनके लिए होगा, लेकिन वो आगे जाके होगा। अच्छा, ये यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि ये इस तरह से नंबर जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। बात ऐसी इनपुट्स होती हैं जो कि लाजमन हमने लेनी होती है यूज़र से। हमने पाबंद करना है यूज़र को कि तब तक वो सबमिट कर ही ना सके जब तक वो इनपुट ना दे दे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक खास एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड का। यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वल रिक्वायर्ड, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि जिन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू भी आपने वही रखनी होती है, उसका जस्ट अगर आप ऐसे भी लिख दें, वो जस्ट एट्रीब्यूट लिख दें, उसको वैल्यू ना दें तो भी काम चलेगा। सेव मैंने ऐसे किया है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नेम में कुछ एंटर नहीं करता, सबमिट में करता हूँ तो वो कहता है कि भाई ये आपकी फील्ड जो है रिक्वायर्ड है, इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। अच्छा, इट्स फ्री और नॉट, भाई ये जो हमारा CSS तक का है ना, ये सबके लिए फ्री है। उसके बाद एक्चुअली ये जो मैंने सेशन स्टार्ट किए थे ना, ये स्टार्ट किए थे वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरे से काम करवा रहे हैं प्रोजेक्ट्स का। तो उनके लिए मैंने उन्हें कहा था कि भाई वाइवा होना है, प्रेजेंटेशन होनी है, तो लाजमन आप क्लासेस भी लें। स्टार्ट एक्चुअली उनके लिए किया था, लेकिन वैसे ग्रुप्स में भी काफ़ी हेल्प करता रहता हूँ। वहाँ पे अगर आपको बाकी किसी चीज़ की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं, वरना अदरवाइज HTML और CSS हम सारी कंप्लीट इसके अंदर सीखेंगे। आगे से जो सारा कुछ है ना कोर्स, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पे किया है, जो प्रोजेक्ट का काम करवा रहे हैं। 6500 8 मंथ की ओवरऑल फीस है, उसके अंदर ही कोड भी है, उसके अंदर ही क्लासेस भी हैं, उसके अंदर ही सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी जो है वो आपको रेडी मिलेगी। तो ये बेसिकली पैकेज है, वो उसके अंदर MVC उसके अंदर आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ज़रा वापस आ जाएं 1 मिनट। रिक्वायर्ड का सबको समझ लग गया? हमारे रिक्वायर्ड वाला एक दफ़ा फिर से जो है ना वो मतलब बता दें। हाँ जी, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इनपुट के अंदर ना बाज़ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो कि हम चाहते हैं कि लाजमन फिल हों। अगर वो चीज़ फिल नहीं होती तो हम
नहीं चाहते कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो, उस सूरत में हम क्या करते हैं, वो जो इनपुट फील्ड है ना, जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये फुल नेम के लिए मैंने लिखा हुआ है, ये यहाँ पे अपीयर हो रहा है, और ये यहाँ पे मैंने उसका कोड लिखा हुआ है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दे दूंगा। देखिए इस तरह से मेरी एक फील्ड थी इनपुट की, मैं चाहता हूँ कि ये फील्ड जो है खाली अगर किसी ने छोड़ी हो ना तो वो सबमिट हो ही ना। अगर कोई सबमिट करे तो उसे वो एरर दे दे कि भाई ये आप फील्ड सबमिट करेंगे तो फिर हम मैंने आगे जाना है, वरना आपका जो ये फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो सकता। तो उसमें हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम गए, इसके अंदर एक खाली जगह मैंने देखी और उसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट एक दे दिया, REQUIRED, रिक्वायर्ड का, सेव किया। अब क्या होगा कि जब बंदा ये कोई फॉर्म फिल करेगा, अगर वो इसके अंदर कुछ फिल करता है, सबमिट करता है, तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर उसको फिल ही नहीं करता और सबमिट कर देता है, तो कहेगा कि भाई ये मैं सबमिट नहीं कर सकता, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये फील्ड जो है रिक्वायर्ड है, ये आप फिल लाजमन करें। तो ये है बेसिकली रिक्वायर्ड का काम। अच्छा, इसकी फिजिकली आइडेंटिफिकेशन वो रिक्वायर्ड की होती है कि रेड स्टेरिक होता है जिसके ऊपर? हाँ बिल्कुल, फिजिकली इसका ना हम लगा सकते हैं कि इसके जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड है ना, ये आमतौर पे एक नॉर्म चली हुई है, एक ट्रेंड चला हुआ है कि उसके साथ ना हम एक स्टैटिक लगा देते हैं और आगे जाके CSS में हम देखेंगे उसे हम रेड भी कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि जहाँ भी स्टैटिक लगा हुआ है ना, तो वहाँ से ना हमारे यूजर को पता लग जाएगा कि ये फील्ड लाजमन फिल करनी है, तो ये लगा दें आप तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसका फंक्शनैलिटी से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, स्टैटिक लगाने से एक्चुअली कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यूजर को पता लग जाएगा कि भाई ये फील्ड जो है लाजमन फिल करनी है। जो बैक एंड पे हमने काम करना है, हमने क्या करना है, इसकी जो इनपुट है ना, इनपुट फील्ड है, उसके अंदर मैंने जाके रिक्वायर्ड लिख देना है। उसके बाद अगर मैं इसको खाली छोड़ूंगा ना, तो वो कहेगा कि इसको आपने फिल लाजमन करना है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है मतलब? क्लियर है जी जी, चले सही है। अच्छा, अब इसके बाद चंद एक चीज़ें और आ जाती हैं ज़रा ज़्यादा इसकी निस्बत कॉम्प्लिकेटेड। फ़ोन नंबर हम अक्सर जो है लेते हैं यूज़र से। अब मुझे ये बताएं ज़रा कि फ़ोन नंबर के लिए हम कौन सी टाइप यूज़ करें। एक तो ये मैं आपको बता देता हूँ, टाइप टेल, ये HTML5 वालों ने इसके लिए डिफाइन की है, और ये आप यूज़ कर भी सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक मसला है, इससे पहले तो मुझे कि मैंने सबमिट बटन से नीचे रख दिया, तो होगा कुछ नहीं, लेकिन वैसे ज़रा अजीब लगता है। यहाँ पे रखते हैं इसको, सेव। हाँ जी, तो ये मैंने एक टेलीफोन के लिए फील्ड बनाई है। अगर मैं यहाँ ABC एंटर करता हूँ, सबमिट करता हूँ, वो उसका एरर दे रहा है, इसको भी फिल कर दिया, सबमिट मैंने किया, कोई एरर नहीं उसने दिया। टेलीफोन जो है उसके अंदर मैं ABC भी लिख रहा हूँ तो वो कोई एरर नहीं दे रहा। इसकी वजह क्या है, बाज़ ममालिक में अल्फाबेट्स जो हैं वो भी टेलीफोन नंबर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब मेरा मसला ये है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर लेना है। मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे लेबल भी लगा देता हूँ, एंटर योर सेल नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इसका लेबल लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जो है मोबाइल नंबर एंटर हो। हमारे यहाँ मोबाइल नंबर का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, फॉर्मेट में एंटर करने के लिए लिखूंगा, यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न का एट्रीब्यूट, उसे मैं एक वैल्यू दे दूंगा। वैल्यू क्या, लेट्स से कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इसके अंदर 4 जो है लेटर्स या करेक्टर जो है कोई बंदा एंटर कर सके। 1 2 3 4, 4 डॉट मैंने लगा दिए, सेव किया है। लेट्स से कि मैं किसी ऐसे मुल्क में रहता हूँ जिसके अंदर 4 लेटर्स ही सिर्फ अलाउड हैं फ़ोन नंबर के लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं नेम में कुछ भी एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे सेल नंबर जो है उसके अंदर मैं 03000 एंटर कर देता हूँ। सबमिट करके देखते हैं, वो कह रहा है कि ये फील्ड जो है ना मैच नहीं कर रही। अच्छा, यहाँ पे एक तो फील्ड मैच नहीं कर रही, और दूसरा उसने हमें बताया भी नहीं है कि क्यों मैच नहीं कर रही। उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसकी ना यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमने ये फिल किया और यहाँ पे हम कुछ भी सबमिट करते हैं। तो कह रहा है एंटर ओनली 4 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको अलाउ करूंगा, वरना अलाउ नहीं करूंगा। यहाँ पे पैटर्न आप देख रहे हैं, ये 4 कैरेक्टर्स का क्यों कह रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे थे।
तो अगर कोई 4 कैरेक्टर्स ही लिखेगा तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। हमारे फोन नंबर के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 0300 11। ऐसे ये कोई रैंडम सा मैंने नंबर लिख लिया। कैरेक्टर्स एक, तो दो, नहीं होते, नंबर होते हैं। हाँ जी, कैरेक्टर्स के अंदर नंबर्स भी आ जाते हैं, अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं। कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर जो है उसके अंदर कोई भी अल्फा न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। हमारे यहाँ पे जो है टोटल, सॉरी, कितने गिने थे हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कैरेक्टर्स होते हैं फ़ोन नंबर में। लेकिन ये खालिद भाई की बात भी ठीक है कि 11 जो है वो नंबर सिर्फ हो सकते हैं, हर तरह का कैरेक्टर नहीं हो सकता। लेकिन फिर वक्त हम ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेव किया मैंने। अब मैं यहाँ पे अगर उसके अलावा उससे छोटा या बड़ा कोई भी नंबर लिखता हूँ ना तो वो मुझे एरर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगर मैं अल्फ़ाबेट्स लिखता हूँ ना 11 तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने उसे अभी तक तो यही बताया कि 11 होने चाहिए, चाहे वो नंबर हो या ABC हो, कुछ भी हो। लेकिन हमारे सेल नंबर के अंदर सिर्फ नंबर्स आते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि पैटर्न्स बनाते हुए इस तरह से काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब हम डॉट 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 एंटर करते जाएं। तो उसका एक आसान तरीकाकार है, डॉट लगाएं आप, उसके बाद करली ब्रैकेट्स, क्या करना है हमने, करली ब्रैकेट्स लगानी है और उसके अंदर आप नंबर बता देंगे कितनी दफ़ा वो रिपीट हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी 8 लिख दिया, 11 सेव मैंने किया। अब अगर ये 11 दफ़ा मैं करूँगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फिर वो सबमिट एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे नाम में भी कुछ लिख देते। अब उसने सबमिट एक्सेप्ट किया। अगर मैं इससे कम करूं या इससे ज्यादा करूं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए ये वो एरर दे रहा है मुझे कि भाई ये तो अल्फाबेट्स पूरे नहीं है, मैच नहीं कर रहा पैटर्न। तो उसके लिए अब मैं वो क्या, 4 वाला कैरेक्टर जो टाइटल में रखा है ना उसको चेंज कर दें। हाँ 11 सेव मैंने किया। 11 जो है वो एक्सेप्ट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये, अच्छा ये, हाँ जी, अब ये एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्फाबेट्स भी एक्सेप्ट ना करे, सिर्फ नंबर्स एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए नंबर्स के लिए जो है एक ख़ास नोटेशन यूज़ होती है प्रोग्रामिंग में, \d। ठीक है, \d जो है उसका क्या मतलब है, नंबर हो। और उसके साथ मैंने ये करली ब्रैकेट्स के अंदर 11 लिख दिया, इसका क्या मतलब है, 11 नंबर हो। यानी कि अगर मैं 2 नंबर सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ ना, \d मैं लिख दूंगा, सेव करूंगा, तो अब इसके अंदर जो है सिर्फ 2 नंबर जो है वो एक्सेप्ट करेगा वो। ठीक है, अगर मैं 2 से ज्यादा नंबर लिखूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर मैं 11 नंबर लिखना चाहता हूँ तो \d 11 दफा मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूंगा, उसके साथ करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उसमें कह दूंगा कि ये \d जो है 11 दफा हो। D स्टैंड्स फॉर डिजिट। थैंक यू पूछने का। अच्छा, लोरा स्मिथ, ये आपने एक पैटर्न लिखा है, 0 से 9 जो है 3 दफ़ा के नंबर्स आए, उसके बाद एक डैश है, फिर 0 से 9 तक जो है 2 दफ़ा करेक्टर्स आए, और उसके बाद एक डैश है, फिर 0 से 9 3 दफ़ा करेक्टर्स आए। ये फॉर्मेट है। ये आगे जाके हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। बिल्कुल आपने एक फॉर्मेट कहीं से मेरे ख्याल से लिया है और ठीक है, ये फॉर्मेट है। लेकिन अगर आप इसको 0 से 9 रेंज की बजाय /d लिख देना तो ज़रा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये इतना बता दें कि हमने क्या किया कि 11 डिजिट्स जो है उसे कह के 11 डिजिट्स जो है वही वो एक्सेप्ट करे। ठीक है, प्रॉपर अगर मैं एक इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा डिजिट लिख दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं पूरे नंबर लिखूं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ तक अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे साथ ही पूछ लें, क्योंकि एक एक करके हमने टॉपिक को मजीद। अच्छा हमद भाई, इसमें सिर्फ आपने नंबर्स को बता दिया ना, हाँ जी, अगर कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों अगर इकट्ठे एक में रिस्ट्रिक्शंस हमने डालनी हो कि भी 4
कैरेक्टर दे और बाकाया नंबर दे, तो वो एक हाँ। साथ कैसे लिखेंगे? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, नंबर, अब वो कैरेक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। बाज़ औक़ात हम नंबर चाहेंगे, बाज़ औक़ात सिर्फ कैरेक्टर्स चाहेंगे, बाज़ औक़ात उसका मिक्सचर चाहेंगे। अब ज़रा एक स्टेप आगे जाते हैं, हम कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं कि एबीसी जो है सिर्फ हम चाहते हैं फुल नेम जो है उसके अंदर ये कैरेक्टर्स ही आते हैं ना, सॉरी अल्फ़ाबेट्स ही आते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नंबर्स भी जी आते जी होंगे। जी, नहीं नहीं, नंबर्स नहीं आते हैं। वो वैसे पिछले दिनों एलन मस्क जो है उसकी बेटी पैदा हुई थी, तो उसने बड़ा एक अजीब सा नाम रख दिया था उसका, उसमें काफी कुछ आ रहा था। अगर आप लोगों ने सुना हो तो बड़ा अजीब सा नाम था वो, तो बच्चे प्रोनाउंस भी नहीं किया ज्यादा जाता। हो, वो तो हो सकता है नाम की जगह नंबर्स डाल दे। हाँ, उस बंदे ने नाम की जगह नंबर्स डाले हुए थे, पता नहीं क्यों। 27 वाला लेकिन था ना भाई। लेकिन उस पर भी एतराज लग गया था कि ये नाम आप नहीं रख सकते, वो गवर्नमेंट डेटाबेस के अंदर रजिस्टर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने भी यही क्वेरी लगाई हुई थी, जो मैं रिक्वायरमेंट लगाई हुई थी, जो मैं अभी लगाने जा रहा हूँ। फुल नेम जो है ना, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वो लोग ड्राइंग ना मारें कि अपने नेम में अली की जगह ए की जगह 4 लगा रहे हैं या आई की जगह एल लगा रहे हैं, इस तरह के काम ना करें। प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स की सूरत में ही नाम एंटर करें। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट हम कौन सा यूज़ करते हैं, पैटर्न का, और उसके अंदर वैल्यू के अंदर हम पैटर्न बताते हैं। यहाँ पे मैंने उसे बताना है कि ये यूज़ करें अल्फ़ाबेट्स, कम से कम मेरे ख्याल से अल्फ़ाबेट्स 2 तो कम से कम होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कह लेते हैं कि 40 से ज़्यादा, मतलब कोई वो बाज़ लोगों को आदत होती है कि अपने दादा परदादा के भी साथ अपने नाम मेंशन कर देते हैं, तो वो बहुत ही लंबा नाम हो जाता है, डेटाबेस में मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली होता है ऐसा, क्योंकि मैंने वो केसेस इस तरह के हैंडल किए हैं, वो डेटाबेसेस में जाके प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। तो हम ना एक लिमिट लगाना चाह रहे हैं कि एक तो ये है कि वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स जो है वो एंटर कर सके। दूसरा ये है कि वो एक खास रेंज में बताना चाहता हूँ कि उस रेंज के अंदर ही अल्फ़ाबेट्स एंटर करें। अल्फ़ाबेट्स जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, उसके अंदर में ए डैश जी, ठीक है। ये अभी किसी ने एक पैटर्न शेयर किया था, उसके अंदर भी ये चीज उसने लिखी हुई थी। ए से लेके जी तक अगर मैं चाहता हूँ ना कोई भी मतलब अल्फाबेट्स जो है वो यूज कर सके, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और ए डैश जी लिख दूंगा। इसका क्या मतलब है, ए से लेके जी तक। अब मैं इसको अगर सेव करूं, तो अगर मैं इसके अंदर नंबर लिखता हूँ ना और सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो कहता है कि ये मैच नहीं कर रहा। हाँ, अगर मैं इसके अंदर ए लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो वो मैच कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर ए लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो वो कह रहा है कि मैच नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने एक ही कैरेक्टर के बारे में बताया कि एक कैरेक्टर हो जो कि कितना हो, क्या हो, ए से लेके जी तक कुछ भी हो। अब मैंने उसे बताना है कि ज्यादा कैरेक्टर्स हों। लेट्स से कि मैं उससे चाहता हूँ कि 8 कैरेक्टर्स तक भाई आपने अपना नाम जो है सेव करना है। तो मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अभी हमने नीचे पढ़ा था कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम बता दें कि कितनी दफा रिपीट हो, तो उतनी दफा वो रिपीट होगा तो एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे अब अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिखूंगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं कोई और तादाद अल्फाबेट्स की लिखता हूँ, कोई भी अल्फाबेट्स हो, कोई और तादाद में लिखूँ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 8 अगर मैं अल्फाबेट्स लिखूँ तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हर बंदे का नाम यहाँ पे अब प्रॉब्लम है कि एक जितने कैरेक्टर्स का तो होता नहीं है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि कम से कम 2 कैरेक्टर्स हो, 2 से कम कैरेक्टर्स ना हो, मतलब किसी का नाम एबीसी ना रखा हो किसी ने, तो 2 से कम कैरेक्टर्स ना हो, और 40 भाई मैक्सिमम है। इससे ज्यादा अगर आपका नाम है तो आप थोड़ा सा अपने वालिदैन से रुजू करें कि थोड़ा सा सादा नाम रखें। 40 कैरेक्टर्स तक नाम जो है वो रख दिया जाए, ठीक हो गया। तो 2 से 40 तक अब कोई भी नाम अगर मैं लिखूंगा ना, लेट्स से कि मैं ऐसे लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, ये एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं किसी वजह से 40 से ज़्यादा, ये अंदाज़ा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 40 से ज़्यादा हो गए, सबमिट मैंने किया तो हाँ 40 से ज़्यादा हो गए, वो कह रहा है कि ये फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल फॉर्मेट का कोई इशू होता है, कैपिटल हाँ स्मॉल? बिल्कुल, यही अभी मैं आगे कहने लगा था। कैपिटल स्मॉल का इशू होगा यहाँ पे। कैसे, देखें, मैंने 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स लिखे हैं और 40 से कम लिखे हैं, और हैं भी सारे अल्फ़ाबेट्स, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने स्मॉल कैरेक्टर्स का बताया था। कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे A to Z कैपिटल भी लिख देंगे, इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, ये बता रही है कि ये एक कैरेक्टर है जो कि स्मॉल a to z या कैपिटल A to Z को जाहिर कर रहा है।
और उसके बाद फिर ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये बता रही है कि ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 से लेके 40 दफ़ा तक रिपीट हो सकता है ये। तो मैंने क्या कहा कि इसे अगर आम उर्दू में ट्रांसलेट करें कि भाई छोटे जो स्मॉल ए टू जी है वो इस्तेमाल करें आप, या कैपिटल ए टू जी जो है वो इस्तेमाल करें, ऐसा करेक्टर होना चाहिए। और कितनी दफ़ा होना चाहिए? कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 बार होना चाहिए। ठीक है, ज़रा समझने वाली चीज़ है। मैंने उसे क्या कहा है, पहले मैंने क्या किया, एक करेक्टर को डिफाइन किया कि एक करेक्टर कैसा हो, उसके अंदर अल्फाबेट्स हों, स्मॉल ए टू जी स्मॉल ए टू जी या कैपिटल ए टू जी, ये अल्फाबेट्स हों। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के जरिए से हम उसकी रेपिटेशन बताते हैं कि कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे उसे बताया कि ये कितनी दफ़ा रिपीट होगा, कम से कम 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 बार रिपीट होगा। ठीक हो गया जी? अच्छा हमाद भाई, एक और क्वेश्चन है। जी इसमें ए टू जेड को वो डिक्शनरी से उठा रहा है इंग्लिश की, अगर इसमें कहीं और दूसरी लैंग्वेज यूज करना चाहें तो? हाँ, दूसरी लैंग्वेजेस अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए ना, एक तो ये है कि UTF-8 इनकोडिंग जो है वो उनके लिए काम नहीं करती, और दूसरा ये है कि उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं इसी तरह से डिफाइन होते हैं। उसके अंदर UTF-16 एक तो आप इनकोडिंग यूज़ करेंगे, ये जो मैंने ऊपर इनकोडिंग का बताया था ना कि यहाँ पे आपने मेटा 64 UTF-8 लिखते हैं, वहाँ पे आप UTF-16 लिखेंगे अगर आप उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, पोर्टुगीज़, नहीं पोर्टुगीज़ मेरे ख्याल से 8 में चल जाएगी। इसके अलावा मतलब इस तरह की जो कम्प्लेक्स लेआउट वाली लैंग्वेजेस है ना, चाइनीज़ की जो मैंड्रीन है उसके डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, वो अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक तो ऊपर UTF-16 यूज करना है। उसके बगैर ना तो आप यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्ली कर सकेंगे और ना ही आपका ये जो पैटर्न्स है ना वो काम करेंगे। यहाँ पे अब ये पैटर्न्स के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, वो जो मैंने कहा था ना कि ये लाजमन आप मेंशन करें कि कौन सी वाली आप इनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर आप 8 यूज़ कर रहे होंगे, वो एक्चुअली इसके लिए ये इनकोडिंग के जरिए से चेक करता है, ये 1 एंड 0 उसके चेक करके तो उससे हिसाब लगाता है कि मैंने डाटा सही एंटर किया या नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अलिफ बे लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए ना फिर ये अलिफ और उससे लास्ट जो है वो ये जो है वो यूज़ होगी। एक तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, दूसरा मुझे काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना ऑनलाइन लाइब्रेरीज मिलती हैं जावास्क्रिप्ट की, जिसमें उर्दू की और अरेबिक की लाइब्रेरीज हैं वो भी मौजूद हैं, वो हमें ऐड करनी पड़ेंगी। ये 2 हमें काम करने पड़ेंगे, तो फिर हमारी ये रेंज जो है काम करेगी, अलिफ से लेके ये तक कोई भी मतलब अल्फ़ाबेट एंटर कर सके। यहाँ पे इनकोडिंग हमारी 16 हो, और चूंकि हमारे उर्दू का अभी तक कोई स्टैंडर्ड जो है ये वैलिडेशन का करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, हम फ्यूचर के इंजीनियर्स हैं, तो इस तरह का कोई फ्री प्रोजेक्ट अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहें तो करें और उर्दू की तरक्की के लिए भी काम करें। अभी तक ऐसा कोई स्टैंडर्ड HTML5 में ऐड नहीं हुआ, तो वो हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है उसके जरिए से वो स्टैंडर्ड ऐड करते हैं। वो आप जब जावास्क्रिप्ट आगे जाके पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे। तो फिल वक्त हम ज़रा ABC तक ही रखते हैं। इसको मैं वापस इंग्लिश में चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मैं A to Z स्मॉल या कैपिटल जी कर लेता हूँ। ये लें जी, हमारा ये बन गया। अब मैं यहाँ पे हमार लिखता हूँ ना तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। भाई अहमद भाई, इसमें आपने ए टू जेड में स्पेस नहीं दिखाया, ये इसी तरीके से दिखा, ए और जेड दोनों मिले हुए। हाँ जी बिल्कुल, ये जो है एक और यहाँ पे चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जिस तरह मैंने बताया था कि HTML में वाइट स्पेस मैटर नहीं करती, पैटर्न जब आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर वाइट स्पेस मैटर करती है। तो यहाँ पे अगर आप स्पेस लिखेंगे ना उसका मतलब कुछ और हो जाता है, वो मतलब अब मैं नेक्स्ट जो चीज़ बताने जा रहा था उसके अंदर ज़रा क्लियर होगा। हम्माद अहमद लिख के देखता हूँ, फुल नेम मैंने लिखा था ना, फुल नेम तो मेरा यही है, सबमिट करके देखता हूँ मैं, और वो कह रहा है कि ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे आप कोई बता सकता है कि ये वाला पैटर्न क्यों मैच नहीं किया? क्योंकि क्योंकि स्पेस हम लगा दिया आपने शायद। हाँ, क्या बताया था? क्योंकि हमाद भाई आपके इसके अंदर स्पेस है इनपुट में, और वहाँ पे आपने स्पेस का एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ, लाइक पैटर्न के अंदर नहीं किया हुआ आपने। बिल्कुल, पैटर्न के अंदर स्पेस का तो मैंने बताया नहीं था कि स्पेस भी हो सकती है।
और यहाँ पे मैं स्पेस भी दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यही स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, ये हमारे हर एक कैरेक्टर को जाहिर कर रही है, उसके अंदर में जाके ना एक स्पेस भी ऐड कर देता हूँ। अब वो क्या करेगा, मेरे हर एक कैरेक्टर को चेक करेगा कि वो या तो स्मॉल ए टू जी हो या कैपिटल ए टू जी हो और या फिर हमारी स्पेस हो। ये इन सब के दरमियान में या होता है और होता है, या तो ये चीज़ हो या ये चीज़ हो या फिर ये स्पेस हो, हमारा हर एक कैरेक्टर। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं हमाद अहमद एंटर करता हूँ, सबमिट करूँगा, तो वो अब मेरा एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं अब स्पेसिस भी दे सकता हूँ, कैपिटल स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं इस तरह का कुछ एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो वो कह रहा है कि भाई ये फॉर्मेट एक्सेप्टेड नहीं है मेरा। हाँ जी, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो गया? कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो मुझे बता दें। हमारे भी एक क्वेश्चन था मेरा, इस जो ये जिस तरीके से हम लोग वेबसाइट्स पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक यूज़र नेम होता है, तो वो हमें इस तरह का मतलब अलाउ करता है कि ये जैसे भी आपने हमारा 02 लिखा हुआ है, हाँ जी, तो वो किस तरीके से बनता है? अच्छा, डिफरेंट रूल्स डिफरेंट जगहों पे हो सकते हैं। जो यूज़र नेम्स है, ज़्यादातर आप अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज़र नेम्स बनाएंगे, उसके अंदर हमने चंद एक चीज़ों का ख्याल रखना होता है। रूल्स जो चंद एक कॉमनली स्मॉल होते हैं वो क्या होते हैं कि आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं और नंबर यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स आप उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब अगर आप चाहें कि अपने यूज़र नेम के अंदर डॉलर साइन या हैश मार्क यूज़ करें तो वो अलाउ नहीं करता। वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ इसके अंदर मैं करेक्टर्स के अंदर जो है एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था नंबर्स की। तो नंबर्स के लिए अभी मैंने बताया था क्या होता है, /d, \d। ये अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ तो ये मेरा जो है, जिस तरह की जो आईडीज होती है ना आपकी, वो उस तरह की चीज़ बन गई है। यहाँ पे अगर मैं हमारा 20 हैश मार्क लगाना चाहूँ तो वो अलाउ नहीं करेगा कि भाई ये जो आपका फॉर्मेट है ये मैच नहीं कर रहा। ये इस तरह की जो स्लैश है मैं यूज़ नहीं कर सकता अपनी आईडीज़ के अंदर, तो वो इस तरह से बनता है। इसके अलावा इसके अंदर मैं और क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ, अंडरस्कोर ऐड कर सकता हूँ। अंडरस्कोर अगर ऐड कर दूंगा तो मैं इसके अंदर आईडीज़ के अंदर आमतौर पे अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। सबमिट करूँगा तो ये एक्सेप्ट करे। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, मैं अभी बताता हूँ। हमाद 20 और अंडरस्कोर अगर मैं करता हूँ सबमिट तो अब वो अलाउ कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ जो है इसकी तरफ अभी हम आते हैं। ये ज़्यादातर हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं और उसके अलावा एक अंडरस्कोर जो है वो यूज़ करते हैं। एक ज़रा यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था। यहाँ पे मैंने अभी कहा था कि मैं हमार 20 लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने हैश मार्क यूज़ किया है, तो वो कह रहा है कि ये अलाउड नहीं है, मैच नहीं कर रहा फॉर्मेट जो भी एक्सपेक्टेड है। अब हर बंदे को तो नहीं पता होता कि भाई यहाँ पे मैं स्पेशल करेक्टर नहीं लिख सकता, बहुत लोगों को नहीं पता होता। खासतौर पे आईडीज में स्पेस भी नहीं आ सकती। ये स्पेस जो है ये भी अगर आप आईडी बना रहे हैं, आईडी के लिए कोड कर रहे हैं, तो स्पेस भी उसमें से आप रिमूव कर देंगे। यानी कि मैं इस तरह की आईडी नहीं अपनी बना सकता। आप जीमेल की आईडी बना के देखें, उसके अंदर आप स्पेस ऐड करें, वो आपको नहीं अलाउ करेगा। ठीक है, ये अलाउ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बताना भी तो उसे चाहिए ना कि मसला क्या आ रहा है। वो हम किस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज करेंगे। एट्रीब्यूट का नाम है, और इसके अंदर हम लिखेंगे यू कैन ओनली यूज अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स सेव। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने कहा है कि एक हिंट यूजर को दे देते हैं। यहाँ पे अब मैं कुछ गलत नंबर जो है, जैसे ये आईडी के लिए हम कर रहे थे हमाद अहमद, यहाँ पे मैं लिख के देखता हूँ तो कह रहे यू कैन ओनली, ये नीचे थोड़ा सा हिंट भी आ गया, यू कैन ओनली यूज अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। यहाँ पे बेशक आपका जी करे तो आप उर्दू में भी लिख दें। तो यहाँ पे अब मैं एंटर किया है तो वो मुझे बता रहा है कि सबमिट में करता हूँ तो वो कह रहा है बाई सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक स्पेस भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आप यूज़र को मैसेज देना चाहते हैं, जितना यूज़र फ्रेंडली हो जाए और डिसेंट लगे वो आप मैसेज दे दें। यहाँ तक मुझे बता दें, सबको क्लियर है। अब ज़रा नेक्स्ट जो है ना आईडी की तरफ आते हैं कि आईडी के लिए आपका कैसा पैटर्न होना चाहिए।
अभी ये यूजर नेम जो है उसका तो क्लियर हो गया, उसके अंदर कैपिटल स्मॉल और स्पेस ये हमने यूज करनी है, नंबर्स जो है हमने यूज नहीं करने। अच्छा, आप एक समझ भाई, एक ही पर आप एडिटिंग करते जा रहे हैं ना, तो हाँ जी हमें वो जो लास्ट वाली होंगी ना वही हमें समझ में आएगी अगर हमने नेक्स्ट में जाके अभी कल जाके इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ जी, ये हर एग्जांपल्स की अलग अलग रो में बताते जाएं ताकि वो ना। हाँ जी, चलिए ऐसे कर लेते हैं बिल्कुल। वो अगर मैं ये बाद में फाइल आपके साथ शेयर भी करना चाहूँ तो आप इससे लर्न कर सकते हैं, ये वाकई ज़्यादा बेहतर है। तो उसको ऐसा करते हैं, ये जो मैंने ये फुल नेम वाली बनाई थी ना, इसको ऐसे रहने देता हूँ ताकि आपको पता हो कि फुल नेम के लिए किस तरह का पैटर्न यूज़ करना है। यहाँ पे मैं कहता हूँ चूज़ एन आईडी, आईडी भाई अपनी एक चूज़ करें, उसके अंदर भी इनपुट टाइप टेक्स्ट ही होगी, और यहाँ पे मैं एक तो इसे कह देता हूँ कि भाई ये रिक्वायर्ड है, आईडी बताए बगैर तो नहीं सबमिट होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ पैटर्न, पैटर्न में मैं कहता हूँ यहाँ पे पैटर्न हमारा क्या होना चाहिए, एक तो हमारा कैपिटल ए टू जी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या अलाउ करना चाहिए, स्मॉल ए टू जी, कैपिटल और स्मॉल ए टू जी हो गए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, नंबर्स, बैकस्लैश डी मीन्स नंबर्स, नंबर्स होने चाहिए हमारे। इसके अलावा क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर। अच्छा, अंडरस्कोर ना एक स्पेशल कैरेक्टर है, और इस स्पेशल कैरेक्टर का जो ये जो हम पैटर्न डिफाइन कर रहे हैं ना उसके अंदर एक खास मतलब है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ ना हमें ये एस्केप साइन बैकस्लैश का लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे जो आईडी हैं उनके अंदर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और अंडरस्कोर होती है। इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज नहीं कर सकते। एक डॉट भी होता है, एट द रेट भी होता है, डॉट भी आता है। हाँ जी, डॉट, डॉट भी आता है। अच्छा, डॉट का भी हमारे ये जो पैटर्न है इसके अंदर एक खास मतलब है। डॉट का भी मैंने स्टार्ट में बताया था, डॉट का मतलब कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, वो एबीसी हो, 1 2 3 हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, कोई भी कैरेक्टर। तो डॉट का एक्चुअली ये मतलब बनता है। हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअल जो डॉट है, डॉट अगर कोई एंटर करना चाहे तो करे, तो डॉट के साथ भी मैं क्या करूंगा, बैक स्लैश लगा दूंगा। मतलब जितने भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका मतलब ना ले, लिटरली वही चीज जो है अगर कोई यूजर एंटर करे तो उसे एक्सेप्ट करे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई डॉट एंटर करे तो उसे वो एक्सेप्ट कर ले, तो मैं क्या करूंगा, डॉट के साथ ना एक बैक स्लैश लगा दूंगा। इसी तरह से अंडरस्कोर भी उसके अंदर आ सकता है, उसके साथ भी मैं बैक स्लैश लगा दूंगा। एट द रेट साइन जो है वो आमतौर पे ईमेल एड्रेसेस के लिए इस्तेमाल होता है, आईडीज के अंदर आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता है। जीमेल का जब आप बनाते हैं ना उसके अंदर फॉर्म होता है, उसके साथ @gmail.com साथ लेटर से ही लिखा होता है। जो आईडी वाली जगह है उसके अंदर हम एट द रेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कोई और भी किसी को पता हो तो जरूर मेरे साथ शेयर करें। मेरे ख्याल से ये जो पैटर्न है ना ये आपका बन गया है एक आईडी के लिए। तो जितने भी आपके फॉर्म्स है उसके अंदर जब आप आईडी मेंशन करेंगे तो उसका पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। अच्छा, अब जरा इससे मजीद थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स पैटर्न की तरफ आ जाते हैं। सीएनआईसी का एक होता है, एक फील्ड होती है हमारी। इसी तरह से एक पैराग्राफ बनाया, लेबल, एंटर, सीएनआईसी नंबर, लेबल मैंने ये रख लिया, और इनपुट टाइप इसकी होगी टेक्स्ट, और इसका भी पैटर्न अब हम देने जा रहे हैं। पैटर्न में अब हम क्या लिखेंगे, अच्छा सीएनआईसी का पैटर्न क्या होता है, लेट्स से ये टेक्स्ट क्यों होगा हमारे? जी, मैं टेक्स्ट तो नहीं होना चाहिए ना, इनपुट टाइप। हाँ यहाँ पे यही चीज़ है। अक्सर ना हमारे जो फॉर्मेट है उसके अंदर इस तरह का रिक्वायर्ड होता है कि डैश बीच में इस्तेमाल। अब डैश जो है वो न्यूमेरिक में नहीं आ सकता। अगर मैं न्यूमेरिक इस्तेमाल करता हूँ ना इस तरह से, तो एक तो ये मसला है न्यूमेरिक के साथ कि उसके अंदर डैश नहीं आ सकता। दूसरा उसके अंदर क्या मसला है, इसे आप फोन नंबर के लिए भी यूज नहीं कर सकते। फोन नंबर के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लेट्स से कि इस तरह का आपका फोन नंबर है, इसके अंदर जो लेफ्ट साइड का जीरो है ना, अगर आप ये नंबर टाइप इसकी चूज करेंगे ना, सॉरी न्यूमेरिक मैंने कर दिया, नंबर इसकी टाइप है, अगर आप नंबर टाइप इसके लिए चूज करेंगे ना तो वो क्या करेगा, आपका ये वाला जो लेफ्ट वाला जीरो है ना, नंबर में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो इसको इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर आप किसी का
बैंक अकाउंट नंबर या किसी का मोबाइल फ़ोन नंबर, इस तरह की कोई चीज़ एंटर करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पे 0 का एक ख़ास मतलब होता है। अगर आप वहाँ पे नंबर चूज़ करेंगे ना तो वो उसको इग्नोर कर देगा, इसलिए वहाँ पे आपने नंबर नहीं चूज़ करना। आपका एक फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर और इस तरह की चंद एक दूसरी जगह हैं जहाँ पे आमतौर पे समझा जाता है कि नंबर ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, लेकिन एक्चुअली वो उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता। वहाँ पे आपको क्या करना होता है, पैटर्न के ज़रिए से बताना होता है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेक्स्ट चूज़ करेंगे और पैटर्न के ज़रिए से बताएंगे कि किस तरह का पैटर्न आए तो वो एक्सेप्ट करे। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सेव, और यहाँ पे देखें ये मैंने एक एग्जैक्ट नंबर ही दे दिया है, तो अगर मैं एग्जैक्ट यही नंबर ही एंटर करूंगा ना तो वो एक्सेप्ट करेगा, वरना एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हम चाहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चाह रहे हैं कि 5 कैरेक्टर्स हों, 1 2 3 4 5। तो ये 5 कैरेक्टर्स की जगह मैं क्या करूंगा, /d लगा दूंगा और उसकी तादाद अगर मैं बताना चाहता हूँ तो करली ब्रैकेट्स के अंदर 5 मैंने बता दिया। इसी तरह से उसके बाद डैश आएगी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स आने चाहिए, तो मैं /d लगाऊंगा और उसके साथ करली ब्रैकेट्स में मैं लिख दूंगा 7। ये मेरे हो गए 7 कैरेक्टर्स। और लास्ट में सिर्फ एक कैरेक्टर आना होता है, तो /d में लगा दूंगा। एक /d का मतलब एक जो है नंबर है। अब दोबारा से इसे देख लेते हैं, इसके अंदर मैं क्या बता रहा हूँ। /d यानी कि एक नंबर हो, कितनी दफ़ा हो, 5 दफ़ा हो, ठीक है। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम तादाद बताते हैं। उसके बाद डैश आए, एक सिंपल डैश, उसके बाद /d हो, /d सॉरी नंबर हो, /d नंबर को बता रहा है और कितनी दफ़ा हो, 7 बार हो। और उसके बाद क्या आए, एक डैश आए और उसके बाद /d यानी कि एक नंबर हो। उसके साथ अगर आप ऐसे करली ब्रैकेट्स में एक भी लिख देना, उसका वही मतलब है। यानी कि अगर आप कहें कि सेब दे दो, उसका भी मतलब है सेब दे दे कोई। अगर कोई किसी को आप कहते हैं एक सेब दे दो, तब भी आपको वो सेब ही पकड़ाएगा, मतलब कुछ और तो नहीं पकड़ाएगा, वो सेब ही पकड़ाएगा ना। तो उसी तरह से /d अगर आप लिखते हैं तो उसका मतलब एक ही है, यही है कि एक नंबर आप कर रहे हैं। अगर इसके साथ आप इस तरह से भी लिख दें तो उसका भी वही मतलब है। हाँ, अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हैं तो फिर आप करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करने, वरना मतलब ऐसे ही लेंथी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छा, समझ गए। अगर हम इस इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिखा है और पैटर्न में हमने सारा ये डिजिट्स लिख दिए कि 5 डिजिट्स इस तरह से हो, तो अब इसमें टेक्स्ट तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। हाँ जी, इसके अंदर आप देखें 5 मिनट डिजिट और ये सारा फॉर्मेट बताया है, इसके अंदर टेक्स्ट तो बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबमिट में करके देखता हूँ। अच्छा, ये मैंने रिक्वायर्ड कहा था, इसको भी फिल कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि ये मैच नहीं कर रही भाई, जो भी आपने बताया था ना मुझे पैटर्न, उस हिसाब से नहीं तो चल रहा। इसका मतलब तो हम इनपुट टाइप में जो पहले लिख रहे हैं वो टेक्स्ट हो या न्यूमेरिक नंबर हो, लेकिन जब हाँ जी, पैटर्न में जो देंगे वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा ना। बिल्कुल उसके ऊपर हावी हो जाएगा। देखिए अब ये मैंने एक वैलिड पैटर्न लिखा है, 5 7 कैरेक्टर्स और ये एक सिंगल कैरेक्टर। इसको सबमिट करके देखते हैं, अब वो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं उसके अंदर से एक भी डिजिट कम या ज़्यादा कर लेता हूँ तो वो सब, अच्छा इसको भी फिल करना था। अच्छा, एक भी डिजिट इसमें से कम या ज़्यादा किया तो उसने क्या किया, वो कह रहा है कि जो आपका पैटर्न है वो मैच नहीं कर रहा। इसके अंदर बेहतर है कि हम यूज़र को एक हिंट भी दे दें। लाइक यहाँ पे मैं टाइटल में, टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ होता है हिंट देने के लिए, पैटर्न मैचिंग अगर ना हो रही हो तो हम यहाँ पे बता देते हैं एंटर योर CNIC इन दिस फॉर्मेट 34101। ठीक है, इस तरह से मैं कर देता हूँ। अब अगर कोई भी बंदा ना गलत फॉर्मेट में लिखेगा ना तो उसे वो क्या करेगा, बता देगा कि भाई इस फॉर्मेट में लिखें, 5 लेटर डैश, 7 लेटर डैश और उसके बाद 1 लेटर। ठीक है, तो ये अच्छा, हमारा एक हमारे और मेरे पैटर्न। ना 2 डिफरेंट क्वेश्चन थे। एक तो ये CNI से रिलेटेड और एक फ़ोन नंबर से रिलेटेड। ऐसे कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें मतलब ऑलरेडी डैश डला हुआ होता है, आपने जस्ट नंबर एंटर करना होता है। तो वो हाँ जी, CSS से होता है या फिर वो इसी HTML से हो जाता है वो? वो उसके दो तरीकाकार हैं। एक तो ये कि आप HTML के अंदर मल्टीपल इनपुट्स जो है वो अक्सर लोगों ने यूज़ की होती हैं। कैसे, यहाँ पे लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक, इसको बाकी को रिमूव कर देता हूँ या बल्कि पैटर्न को फिल वक्त रिमूव भी कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़रा एक इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। ये मैंने एक टेक्स्ट इनपुट लगाई, उसके बाद मैं क्या लगाता हूँ, डैश, और उसके बाद फिर मैं दूसरी इनपुट
और उसके बाद डैश और उसके बाद तीसरी इनपुट। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, ये देखिए ये 3 इनपुट्स बन गई। इनकी एक तो ये चीज़ है कि मुझे इसकी विड्थ कंट्रोल करना होगी जो कि CSS से कंट्रोल होगी, और दूसरा इसका हर एक का अलग मुझे पैटर्न देना होगा। 5 डिजिट में इसका दे दूंगा, 7 डिजिट इसमें एंटर होने चाहिए और 1 डिजिट इसमें एंटर होना चाहिए। इसकी विड्थ उस हिसाब से ना मैं CSS से चेंज कर दूंगा। एक तरीकाकार ये होता है। दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि आप एक ही जो है फील्ड उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के जरिए से ना उसके अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं डैशेस और वो फिलिंग दी ब्लैंक्स की तरह का ना एक फॉर्मेट सा डिस्प्ले करवा देते हैं। उसके अंदर जब भी कोई बंदा टाइप करता है ना तो वहाँ से चेक कर लेता है, वो जावास्क्रिप्ट में जाके फिर आता है। तो एक तो यहाँ पे CSS की ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़रा 5 लेटर लॉन्ग होना चाहिए, ये 7 लेटर लॉन्ग होना चाहिए, और ये 1 लेटर का होना चाहिए। एक तो ये तरीकाकार कर सकते हैं आप। दूसरा अगर आप एक ही फील्ड के अंदर करना चाहते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, अपनी मर्जी के जैसे मर्जी फॉर्मेट्स बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी जावास्क्रिप्ट में भी जब आप काम करेंगे ना तो ये जो मैं पैटर्न आज बता रहा हूँ ना, इस पैटर्न को हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। CS 402 में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यही रेगुलर एक्सप्रेशन के जो रूल्स हैं वो हम यूज़ करते आए हैं, यहाँ पे भी यूज़ करेंगे और वहाँ जो जावास्क्रिप्ट है वहाँ पे भी जाके यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, हमारे पे जिस तरह से फॉर्म को जब हम लोग फिल करने लगते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, कोड लिखे हुए होते हैं कंट्री के ऑलरेडी। बस आपने वहाँ पे जो ना अपना मतलब 0 नहीं लिखना होता और उससे बाकी जितना भी आपका नंबर होता है ना तो वो आप वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो वो किस तरीके से मतलब लिखा जाता है वहाँ पे? उसके लिए आमतौर पे क्या होता है कि इसी तरह से 2 तरीक़ेकार गेन होते हैं। एक तो ये है कि आप मैं यहाँ पे टेलीफोन लिख रहा हूँ ना, +92 यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे साथ +92 आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग जो है CSS के जरिए से मैं इस तरह से करूँ कि ये इसके अंदर ही शो हो। दूसरा तरीकाकार इसका क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट है उसके ज़रिए से इसके अंदर ना एक वो डिम सा मैं डिस्प्ले करवा दूँ +92, और उसके साथ फिर जो भी बंदा एंटर करे वो फ़ोन नंबर उसके अंदर एंटर हो जाए। वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं कर सकता हूँ। वैसे ज़्यादातर इस चीज़ का मैंने देखा कि ये एक्चुअली अलग से वो साथ उसके लिख देते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग इस तरह की करते हैं कि वो ऐसा लग रहा होता है कि ये बॉक्स के अंदर ही है। अच्छा, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा है कि वो ना ड्रॉप डाउन की सूरत में भी होते हैं। वो ड्रॉप डाउन जो है वो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। वो उसके लिए एक मिनट में यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये हम ज़्यादा डिटेल में तो पढ़ेंगे। सिलेक्ट की टैग उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और ऑप्शन की टैग में +92 और एक और ऑप्शन में दे देता हूँ +91 इंडिया का। अगर कोई मतलब यहाँ इंडिया का जासूस है तो वो भी इस तरह से करके चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, पैटर्न हम इस तरह का बनाएंगे कि यहाँ पे नंबर ये एंटर हो सके, लेकिन इस तरह से नंबर जो है वो एंटर हो सके। और भाई वो फ्लैग भी आ रहे होते हैं अक्सर, देखे जरा फ्लैग। अच्छा, फ्लैग जो है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। वो UTF-16 के ना ख़ास इनकोडिंग्स होती हैं। एक मिनट, फ्लैग वो भी एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। वो चीज़ ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। ये लेट्स से कि एक वाइट फ्लैग जो है उसका कोड जो है वो क्या है, वो है कुछ हाँ, यहाँ पे वाइट फ्लैग का कोड है 2690 2690। ये देखें मेरा एक फ्लैग आ गया। इसके अलावा फ्लैग्स, इमोजीज, स्माइलीज और हर तरह के जो हैं उनका कोई ना कोई कोड UTF-8 में होगा। अगर UTF-8 में आपको अपना फ्लैग नहीं मिलता तो पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो UTF-8 में नहीं है। वो अगर आप देखना चाहें तो वो UTF-16 जो है उसके अंदर आपको कोड सर्च करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी फ्लैग का कोड क्या है। UTF-16 करके आपने कोड सर्च करना है, वो वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, तो वो फ्लैग यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह के कोई भी आइकन्स और फ्लैग्स वगैरह आप कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप इमेज करना चाहें तो इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा हमारे पे अभी जो हमारे ये प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जिसके अंदर ये लाइक लॉगिन के पेजेस हैं, तो उनके लिए ज़रूरत पड़ी क्या हमें ये फ्लैग्स वगैरह का लगाना है, या जस्ट हम लोग मतलब कंट्री कोड दे दें और लॉगिन का उसको कह दें? फिल वक्त मेरे ख्याल से कंट्री कोड जो है वो इनफ होगा। फ्लैग्स वैसे मैंने कहा कि अगर आप लोगों को
आपके ज़हन में आया कि मतलब इस तरह के फ्लैग्स आ रहे होते हैं और वो कैसे होते हैं, तो मैंने कहा एक आइडिया बता दूं कि इस तरह से वो इम्प्लीमेंट होते हैं, वरना हमारे प्रोजेक्ट्स में इतनी कोई मस्त नहीं है ये चीज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी अहमद भाई। चले, अच्छा यहाँ पे अब जो CNIC का था ना, मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना रहा था, दोबारा से उस फॉर्मेट पे ज़रा वापस चले जाते हैं। एक मैं कहता हूँ कि इस तरह का फॉर्मेट है, उसके अंदर मैं पैटर्न बता देता हूँ, पैटर्न इक्वल, और यहाँ पे मैं डिजिट्स हों कितने हों 5, उसके बाद एक डैश हो, फिर डिजिट्स हों कितने 7, उसके बाद एक डैश हो और उसके बाद डिजिट हो 1। ये मैंने इसका फॉर्मूला बनाया था। अब कोई बंदा जो है, ये एक्स्ट्रा आ गई स्पेस, वो कली ब्रैकेट स्पेस, अच्छा ये मैंने सेव कर दिया है। अब मैं इसके अंदर एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में करूँ तो ठीक है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो है इस तरह से भी एंटर कर देते हैं, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? सबमिट करके देखते हैं। नहीं, अच्छा पहले तो ये है ना, अच्छा अब करते हैं। तो वो कह रहा है कि ये मैच नहीं कर रहा। ऑब्वियसली मैच क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने इसके अंदर डैशेस भी रखी हुई थी इस तरह से, इस तरह का अगर मैं करूँ तो वो मैच कर रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र को दोनों ऑप्शन दूँ। बाज़ लोग हो सकता है डैश के साथ करें, बाज़ लोग हो सकता है डैश के बगैर करें। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं चाहता हूँ ना कि कोई चीज़ ऑप्शनल हो, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एक क्वेश्चन मार्क। ये जो डैश है इसको मैं ऑप्शनल करना चाह रहा हूँ, तो इसके साथ मैंने क्या लगा दी, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से ये आगे वाली डैश है, ये ऑप्शनल है, तो उसके साथ मैं क्या लगा देता हूँ, क्वेश्चन मार्क। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं एंटर करके देखता हूँ, मैं डैश के साथ ऐड करके देखता हूँ, सबमिट। हाँ जी, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मैं डैश के बगैर करता हूँ, इसके अंदर से मैं डैशेस निकाल लेता हूँ, तो इस तरह से भी है तो फॉर्मेट वैलिड। अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों तरह से भी दोनों तरह से मैं ऑप्शन दे दूँ, यूज़र किसी भी तरह से एंटर करे तो वो एक्सेप्ट कर ले। अगर ये फॉर्मेट वैलिड है तो इस तरह से मैं कर दूंगा, और उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर ऑप्शनल आप रखना चाहते हैं तो उसके साथ आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस डैश के साथ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो सिर्फ ये डैश अच्छा जो भी हाँ उसके भाई। इमीडिएटली साथ होगा वो ऑप्शनल हो जाएगा। इस तरह से ये जी। अच्छा, हम जैसे एंट्री करते जाते हैं, इसमें नंबर एंट्री करते जाते हैं, वो डैश ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, वो कैसे आता है? वो जावास्क्रिप्ट से आता है, वो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी ये जो HTML है उसके अंदर नहीं हो सकता वो। मतलब हम नंबर एंटर करते जा रहे हैं, लेट्स से कि मैंने 34101 लिखा है, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक डैश आ गई, ये चीज़ कह रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल। यही कह रहा। उसमें फॉर्मेट जो है वो आपने इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए से ही बताना है, लेकिन वो बताना आपने जावास्क्रिप्ट में। तरीकाकार यही होगा। जब जावास्क्रिप्ट में हम करेंगे ना, जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो वो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी कि 5 नंबर बंदे ने एंटर किए हैं, तो उसके बाद हमें पता है, हमने पैटर्न में बताया हुआ डैश है, तो डैश वहाँ पे आ जाएगी। HTML के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। इसी HTML को के ऊपर हम जब जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे ना, तो फिर ये पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आज का ना एक लास्ट फॉर्मेट हम कर लेते हैं पासवर्ड्स का। पासवर्ड जो है उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि अगर हम चाहते हैं कि एक या एक से ज़्यादा तादाद में कोई भी चीज़ आ रही हो, तो वो हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। पासवर्ड की यहाँ पे कहाँ गई, ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि कम से कम 8 कैरेक्टर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हों। ये अब मैं कैसे बता सकता हूँ, पैटर्न अगेन में लिखूंगा इक्वल इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर अब मैं पैटर्न बताऊंगा। एक तो तरीकाकार ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे कोई भी लेटर्स वो एक्सेप्ट करेगा, अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर्स 8 तादाद में एक्सेप्ट करेगा। लेकिन 8 से कम या ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन इतने ज़्यादा लिखने के बजाय ना एक ही दफ़ा लिखूँगा, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और कम से कम मैं कह देता हूँ कि कम से कम जो है 8 कैरेक्टर्स हों। होता है ना पासवर्ड के अंदर के 8 कैरेक्टर्स कम से कम भाई आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लाख जितने मर्जी आप कहना चाहें, अगर आप कोई लिमिट लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा दें। अगर आप चाहते हैं कोई लिमिट ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, 8 और उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
सेव मैंने किया है और उसके बाद हम इसको करते हैं रीलोड। यहाँ पे अपने पासवर्ड जो है इसको फिल कर दें, इसको भी अच्छा इसके अंदर प्रॉपर लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अच्छा पासवर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, चंद एक डिजिट्स ऐसे ही लिख देते हैं जो कि 8 से कम है तो वो अलाउ नहीं करेगा, सबमिट नहीं हो रहा। अगर 8 से ज़्यादा जितने मर्जी मैं कर दूं, क्योंकि 8 से ज़्यादा की मैंने कोई लिमिट नहीं बताई, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से आज के लिए इतना करते हैं। ये चंद एक पैटर्न मैंने जो बताए हैं, एक तो हमने नेम का पैटर्न देखा, दूसरा फिर हमने आईडी के लिए हम आमतौर पे क्या पैटर्न यूज़ करते हैं वो पैटर्न हमने देखा। उसके बाद फिर जो CNIC है उसका अच्छा पैटर्न हमारा हमने ये देखा। क्वेश्चन है पासवर्ड जी के हवाले से कि वो स्पेशल करेक्टर कहता है कि यूज नहीं करें, आप जस्ट अल्फाबेट यूज करें कैपिटल में भी और स्मॉल में भी, या नंबर यूज करें, कोई भी स्पेशल करेक्टर पासवर्ड में यूज ना करें। जैसे ही आप यूज करते हैं तो वो फिर गलत बता देता है कि इनकरेक्ट पैटर्न। इसके लिए फिर क्या होता है? हाँ जी, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि डॉट का मतलब है कोई भी करेक्टर। अब आपने मुझे रिक्वायरमेंट बतानी है कि क्या हो। डॉट का मतलब कोई भी करेक्टर नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं क्या क्या, स्क्वायर ब्रैकेट से हम लगाएंगे जब हमने एक लिस्ट देनी हो ना चॉइस की, तो तब हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक तो स्मॉल ए टू जी हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने यूज कर दिया। कैपिटल ए टू जी हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हमने कर दिया। नंबर्स हम अलाउ कर रहे हैं, तो वो आप इस तरह से भी 0 to 9 भी कर सकते हैं, या फिर आप /d इस तरह से भी कर सकते हैं। नंबर्स भी हो गए। इसके अलावा हम अब और क्या अलाउ करना चाहते हैं? बस ठीक है, वो कहते हैं कि स्पेशल करेक्टर आप यूज नहीं करें पासवर्ड में। हाँ जी, चलिए फिर हमने ये इस तरह से कर दिया। तो अब ये स्पेशल करेक्टर जो है वो अलाउ नहीं करेगा। इसके अंदर अगर मैं हमाद भाई ऐसा नहीं है ना, अगर वो पासवर्ड में ये कहते हैं कि एक कैपिटल होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, वो होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और कुछ स्मॉल होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए, लेकिन होने चारों यही चाहिए। हाँ, ये वाली चीज़ जो है ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जो कि मैं चाहता हूँ कि पहले आप एक दफ़ा ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो पैटर्न है ना, इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसलिए मैं मजबूरन ये कल पे रख रहा हूँ। वो करेंगे हम ज़रूर, इसके अंदर है भी और पॉसिबल भी है, लेकिन वो करेंगे हम इंशाल्लाह ताला तब जब एक दफ़ा आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं, ठीक हो ठीक है गया भाई, ये डन आज हो वाला गया। काम काफी, ये वाला काम ठीक हो गया काफी भाई, थैंक यू। हाँ जी, चलें बस लास्ट जाते हुए ना छोटी सी चीज़ देख जाते हैं। मैं इसमें कहता हूँ कि नंबर जो है वैसे तो 11 ही चाहिए, लेकिन उसके अंदर पहला जो है 0 हो और फिर बाकी 10 लेटर्स हो। तो जिस तरह हमारे मोबाइल का फॉर्मेट होता है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 0 और उसके बाद इसको 10 कर दूंगा। तो अब वो क्या करेगा, अगर मैं 139646 159 इस तरह कोई नंबर एंटर करता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा ये भी साथ है, खैर मतलब इस तरह से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि एक्सेप्ट करे तो मुझे यहाँ पे 0 ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि पहला जो नंबर है वो 0 हो और उसके बाद फिर 10 डिजिट्स हो। अच्छा, दूसरे में आमतौर पे 3 ही आता है, तो वो भी मैं लगा देता हूँ 3, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9 डिजिट्स। ठीक है, इस तरह से भी वो काम करेगा। अब क्या होगा कि 04 अगर मैं एंटर करूंगा तो वो कहेगा भाई ऐसा तो कोई मोबाइल नंबर नहीं है आपके यहाँ चलता, 03 ही वो एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ सकता है, 0 से लेके ना कौन कौन से कोड हैं, 0 से लेके 5 तक कोड हैं, उससे आगे कोई कोड नहीं है। 036 वाला तो कोई मोबाइल नंबर नहीं है ना पाकिस्तान में, नहीं है। हाँ जी, जोना कह रही है काफ़ी है, बस ये एक लास्ट चीज़ आप देख लें, उसके बाद फिर छुट्टी है। तो ये चीज़ जैसे आप देख लें कि 1 से 5 तक मैं करेक्टर जो है ना वो करना चाह रहा हूँ। पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और जो करेक्टर है कम कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कि 0 से लेके 5 तक नंबर जो है तीसरे नंबर पे आ सके। अब ज़रा इसको देख लें, उसके बाद छुट्टी है। सबसे पहला जो है 0 ही होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। दूसरा जो है वो 3 होना चाहिए, अगर उसके अलावा कुछ आप एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तीसरा नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। अगर आप 6 एंटर करेंगे ना तो 6 किसी का कोड नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसके बाद फिर 8 नंबर जो हैं आपके कोई भी 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा एक मोबाइल फ़ोन का पैटर्न है जो कि एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाह रहा था कि ये आप नोट कर दें, उसके बाद का फिर इंशाल्लाह ताला कल करेंगे, ठीक है। ये फाइल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ये जो HTML फाइल है, और ये रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम वाले जो है वो टेलीग्राम के लिंक से रिकॉर्डिंग ले सकते हैं।